मैंने गिने नहीं, और जिन्होंने गिने उन्होंने सही गिने नहीं। पहला शिकार हमेशा मजबूरी में किया जाता है, जान की मजबूरी, ईमान की मजबूरी, वफादारी की मजबूरी या फर्ज की मजबूरी। दूसरा और तीसरा सिर्फ वार को पक्का करने के लिए किया जाता है। इसके आगे की गिनती चंद दिन तक अच्छी लगती है, मगर फिर बेमायनी सी बन जाती है। गाजी हर जंग से वापस आना चाहता भी है और नहीं भी। वो नहीं जानता कौन सा सांस उसका आखिरी सांस होगा, मगर ये जरूर जानता है कि उसके आखिरी सांस से चंद लम्हे पहले किसी और के सांस वो जरूर बंद कर चुका होगा। सारियाज के गाजी कब रहें कब नहीं, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। पता नहीं आंखें खुल रही हैं कि बंद हो रही हैं, मगर एक कान में अगर सीटी बज रही है तो दूसरे में आवाज जरूर आ रही है। कोई चीख चीख कर मुझे बोल रहा है, यार तू जिंदा है, जिंदा है यार, तू जिंदा है। जिंदा नहीं हूं मैं तो इसको सुन कैसे रहा हूं, लेकिन ये है किधर? मुझे तो सिर्फ धुंध नजर आ रही है और हेलीकॉप्टर के तेज तेज घूमते हुए पर। ये किधर से आवाजें आ रही हैं? यार आवाज ये जानी पहचानी है। कोशिश करता हूं उठने की। ये तो अब्दुल्ला की आवाज है। यार तू जिंदा है, जिंदा है यार, तू जिंदा है? हाँ भाई हाँ, जिंदा हूं मैं। तू किधर है अब्दुल्ला? तू मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? भाई तेरे साथ लेटा हूं, लेकिन तेरे से गर्दन मुड़ेगी नहीं, क्योंकि गोली छू के गुजरी है वहां से। यार शुक्र है, मैंने तो समझा हम शहीद हो गए हैं और तू मुझे कहीं जन्नत में आवाजें मार रहा है। नहीं यार, हम बच गए हैं। लगता है कोई गुनाह काम आ गया है। वी आर बीइंग इवैक्यूएटेड। चॉपर में हैं हम। मैंने आंखें खोली तो अपने आप को सकरदू के सीएमएच के अंदर पाया। सामने देखा तो मेरे दोस्त, मेरे से सीनियर और मेरे जीओसी सामने खड़े हुए थे और मुझे पूछ रहे थे कि यार तू फिर बच गया। मेरी किस्मत में मुझे लगता है ऐसे ही सवालात थे। सामने खड़े अफसर मुझे कहते हैं कि यार तेरा ऑफिशियली नंबर 4744 हो गया है। 4744 कंफर्म्ड किल्स। बस कर दे अब, और कितने बंदे मारने हैं तूने? दिल में मैंने बोला, सर जी ये तो वो हैं जो आपको पता हैं, जो नहीं पता उनको ऐड करेंगे तो फिर नंबर अजीब सा हो जाएगा। मैं ये सोचने लग गया कि मुझे अब्दुल्ला ख्वाब के अंदर क्यों आया है, तो अब मुझे समझ आई। दैट वॉज माई फर्स्ट ऑपरेशन। 1992 1992 सारागढ़ी, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोहाट। शायद ये मेरी पहली किल थी, इसलिए मुझे याद आ रही थी। गुलबदीन मंसूर, अ वॉरलॉर्ड, अ माफिया, अ किलर, अ थग, एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग, असैसिनेशन, रेप, हर तरह के मुजरमाना फेल के अंदर ये इंसान शामिल था। हम कोई पुलिस नहीं है, ना लोकल इंतज़ामिया है। 7-8 महीने से इसकी कंप्लेंट्स आ रही थी, लेकिन इसके अंदर हम क्या कर सकते थे। लेकिन ये अपने कॉन्फिडेंस में और अपने कद में बढ़ता ही जा रहा था। हॉस्टेज सिचुएशन थी। तकरीबन 70 से ज़्यादा पुलिस वाले और 20 से ज़्यादा ट्राइबल एल्डर्स को इसने अपनी जगह पर बुलाकर बिठा लिया था। हर 3 घंटे के बाद एक बंदा मारता था और उसकी बॉडी बाहर फेंक देता था। डिमांड्स भी कुछ अजीब सी थी कि यहाँ से सारी चौकियाँ हटा दी जाएं और इसकी जो प्राइवेट मलेशिया है वो इधर का सारा कंट्रोल करेगी। हमारा मसला नहीं था, फिर भी ठीक है भाई कर ले, लोकल इंतज़ामिया को मना ले और जो तेरे दिल में आए कर ले। हमारा कोई लेना देना नहीं था इन चीज़ों से, मगर लोकल इंतज़ामिया को जब मुश्किल आती है तो फिर वो हमारे अफसरों को कॉल करके बुलाते हैं और फिर अफसर ऑर्डर देते हैं कि जाओ उधर जाके कुछ करो। अब्दुल्ला मुझसे 1 साल सीनियर था, जिदार आदमी था।
मेरा तो अभी खाता भी खुला नहीं हुआ था। मैंने सिर्फ फोम वाले बंदे और गत्तों और दीवारों के अंदर गोलियां मारी हुई थी। एज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट मेरा ये पहला मिशन था। अब्दुल्ला मुझे कहता है कि आज मौका मिलेगा, ये बड़ा ढीठ आदमी है, मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, ये बाज नहीं आएगा। दुआ कर हमारे जाने से पहले पहले सारे बंदे फड़का ना चुका हो। बच्चे अगर तू बच गया तो तुझे तेरी पहली किल आज ही मिलेगी। मैंने कहा भाई तू दुआ दे रहा है कि बद्दुआ? आगे से हंस कर कहता है कि यार हमारे काम में दुआ और बद्दुआ दोनों पैरेलल चलती हैं, किसी वक्त कोई भी काम आ जाती है। चल आजा चलें। हाँ नारायण, सांस ले ले, इधर आ, कुर्सी पे बैठ, घबरा मत। नारायण शायद कुर्सी के ऊपर बैठ जाता, लेकिन उसके गोडे के अंदर, नी के अंदर गोली मारी थी, उससे हिला नहीं जा रहा था। मैंने उसको हाथ डाल के शोल्डर से उठाया और कुर्सी के ऊपर किसी न किसी तरीके से बिठाया। नारायण को सिर्फ गोडे पे गोली नहीं लगी थी, नारायण का एक कान भी उड़ा हुआ था और उसका मुंह खून में लथपथ था, आंखें सूजी हुई थी, नाक फटा हुआ था। नारायण यकीनन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था क्योंकि ब्लीडिंग बहुत तेज हो गई थी। अगर ज़मीन की तरफ आप देखते हैं तो ज़मीन पे दो काले उल्टे पड़े हुए थे और उनके साथ एक और इंडियन जिसकी आंख के अंदर गोली लगी हुई थी, मुर्दार हालत में पड़ा हुआ था। ये क्या हो गया भाई? ये कौन सी दुनिया है? ये काले और इंडियन गाजी के हत्थे कहाँ से चढ़े? युगांडा का नाम सुना है? किसी ज़माने में वहाँ गैंडे होते थे, लेकिन इस वजह से उसका नाम युगांडा नहीं पड़ा। They had black and white rhinoceros population, but this is not the reason why Uganda got its name. ये पहली बार नहीं था कि मैं युगांडा कंपाला आया हूँ। पाकिस्तान की एम्बेसी वहाँ मौजूद है और इंडिया की एम्बेसी भी वहाँ मौजूद है, लेकिन इस बार मुझे बॉर्डर सिटी किसोड़ो जाना था। कॉन्गो के जंगलों के साथ जो बॉर्डर है, वहाँ रॉक के ऑपरेटिव आए हुए थे। नारायण सेंट्रल अफ्रीका का इंचार्ज था और वहाँ से जो डायमंड ट्रेड ये करते हैं, ये वहाँ किसी मीटिंग के लिए आया हुआ था। ना 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 ना, गलत समझे आप। डायमंड की स्मगलिंग करने के ऊपर मैं नारायण को क्यों मारूंगा? रोजगार का जरिया है, जो उसका दिल आता है करे। ये वजह कुछ और थी, और वजह युगांडा और कॉन्गो के अंदर की नहीं थी, वजह थी मिस्र की, कायरो की। 1 महीना पहले हमारे एक अंडर कवर अफसर को एक्सीडेंट के अंदर शहीद कर दिया गया और उसके पीछे नारायण का हाथ था। एक्सीडेंट तो बाद में किया गया, लेकिन उसको शहीद पहले किया गया। मेरा काम था नारायण को ट्रैक डाउन करना, जिसके अंदर मुझे तकरीबन 20 से 25 दिन लगे, और फाइनली कॉन्गो के बॉर्डर के ऊपर नारायण की मौजूदगी का मुझे पता चला। नारायण के साथ उसके युगांडा के बॉडीगार्ड्स मौजूद होते थे और वो तकरीबन 6 लोग थे। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनको इस जगह के ऊपर आके दबोचा जाएगा। ऐसे मिशंस के अंदर आपके साथ बंदे नहीं होते, यू आर अ सिंगल यूनिट। अकेले ही मुझे ये काम करना था। खैर, मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उधर नारायण जिस घर में मौजूद था वहाँ अप्रोच किया। किस हालत में मैंने उसको पाया ये छोड़ें आप। 2 उसके बॉडीगार्ड ज़मीन पे गिरे हुए थे और एक उसके साथ जो उसका जूनियर एजेंट था वो भी मुर्दार पड़ा हुआ था, और नारायण गोलियां खा के अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। यहाँ से मैं वापस कंपाला नहीं जा सकता था क्योंकि ऑलरेडी हमारी इंटेल स्प्रेड आउट हो चुकी थी। यहाँ से मुझे एंटर होना था कॉन्गो के खूनख्वार जंगलों में, जिनका मैं आपको नाम लूँ तो वो आप नाम ही नहीं ले सकते। लेकिन एक सेकंड रुकिएगा, नारायण मुझे लगता है होश में आ गया है और कुछ बोलना चाह रहा है। ये बात मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले ज़रा नारायण से सुन लें कि ये आखिरी ख्वाहिश क्या करना चाहता है। अगर इसने कहीं इधर मैकडॉनल्ड KFC मांग लिया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा इसके लिए लाना। रुकिए ज़रा, मैं इससे ज़रा सुन लूँ। नारायण मुझे अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ के अंदर बोलता है कि तू कौन है? तूने मुझे क्यों मारा है? मासूम सवाल। हाय मेरा बच्चा,
यकीन जानिए कि अगर मैं उर्दू के अंदर इससे ना बोलता तो मरने से पहले शायद नारायण को कभी भी ये पता ना चल सकता कि उसको मारने की वजह क्या है, क्यों पाकिस्तानियों ने युगांडा के अंदर आके उसको जहन्नुम वासिल किया है। लगता है अभी तक आप भाई को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैंने जो गेटअप क्रिएट किया हुआ था उसके अंदर प्रॉपर ब्रेड्स भी लगाए हुए थे सर के ऊपर। रंग मेरा काला, ब्रेड्स मेरे, दांत मेरे नकली, आईब्रोज मोटी मोटी। अफ्रीका वाले तो यकीनन मुझे अपना कोई पॉप सिंगर या रॉक स्टार या रैपर ही समझेंगे, लेकिन अगर मुझे आप में से कोई बंदा देख ले उस गेटअप के अंदर तो यकीनन आप हाथ ऊपर उठा के अपनी जेब की तरफ इशारा करेंगे कि भाई मारना ना, पर्स इधर है, मोबाइल इधर है। आप यकीनन मुझे कोई मगिंग करने वाला खतरनाक काला समझेंगे। मैं हकीकत में इतना तो क्या बिल्कुल भी खतरनाक नहीं हूँ। नारायण एंड कंपनी को तो बेचारों को टाइम ही नहीं मिला। मैक्सिमम आप कह लें कि 15 से 18 सेकंड के अंदर उनकी ये हालत हो गई। जब आप इस तरह के ऑपरेशन के अंदर जाते हैं तो जैसे आप पबजी खेलते हैं वैसे दुनिया नहीं चलती मेरे प्यारे भाई, कि आप निशाने ले लेके पत्थरों के पीछे से छुप छुप के गोलियां मारें। आपने वेपन चलानी होती है, वो जहां मर्जी लगे लेकिन बंदे को लगनी चाहिए। अगर उसको टांग के ऊपर लगी, हाथ के ऊपर लगी, गर्दन के ऊपर लगी, कान के ऊपर लगी, आंख के ऊपर लगी, दिल के ऊपर लगी, लगनी चाहिए। हर जगह से खून उसी तेरी से निकलता है। और अगर इतनी लगी 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 करने के बावजूद उनको नहीं लगी तो समझें आपको लग गई और उनकी जगह ज़मीन के ऊपर आप पड़े होंगे। नारायण की आंखों के अंदर सवाल थे, मेरे पास उसके सारे जवाबात थे, लेकिन मैंने सोचा कि नारायण ये जान के क्या करेगा कि नारायण को उसके बेशुमार गुनाहों में से किस गुनाह की सज़ा मिली है। और वैसे भी मरने के बाद जब मौत के फरिश्ते इसको घसीट के जहन्नुम की तरफ ले जा रहे होंगे तो तब वो शायद इसको बता देंगे कि भाई ये काम तूने किए थे ज़िंदगी के अंदर, मुझे क्या पड़ी है फरिश्तों के काम के अंदर दखल अंदाजी करने की। मैंने अपनी वेपन उठाई और नारायण के सर के अंदर ठक करके ठोक दी। नारायण मुतमईन कुर्सी समेत पीछे जाके गिरा और मुझे लगता है कि नारायण के आखिरी सांस डर और खौफ के अंदर नहीं गुजरे होंगे। नारायण यकीनन ये सोच रहा होगा कि इसने जब मुझे बताना नहीं था तो इसने मेरे से पूछा क्यों। तो मैं आपकी वसातत से नारायण को ये बता देता हूँ कि भाई मैं तो तेरी दिलजोई कर रहा था, तेरा वक्त अभी पूरा नहीं हुआ था, पसीने छूट रहे थे, खून निकला हुआ था, जिस्म ठंडा हो रहा था तेरा, लेकिन वक्त पूरा नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा डर के मारे खौफ के मारे तू आंखें बंद करे और दिल तेरा धक 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 कर रहा हो, खून और तेजी से निकलना शुरू हो, तो क्यों ना तुझे मुतमईन करता हूँ। साफ जाहिर है जब मैंने तुझे ये सवाल पूछा तो तूने जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था, तुझे ये तो पता नहीं होगा कि मैं तुझे गोली मार दूंगा, तो मैंने इसलिए ये किया। नारायण, इसमें तेरी ही भलाई थी जो मैंने की। सोचने और समझने में फ़र्क है। अब ज़मीन के ऊपर 3 के बजाय 4 लाशें पड़ी थी और मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे और उन्होंने मुझे बोला कि तू कब निकल रहा है वहाँ से और काम हो गया है। मैंने कहा सर काम हो गया है। उन्होंने कहा कोई कोलैटरल डैमेज, कोई इंजरीज? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा कितने लोग थे? मैंने कहा सर एक ये नारायण था और एक उसका जूनियर ऑफिसर था और 2 और लोग थे। उन्होंने मुझे कहा 2 और लोग कौन थे? मैंने कहा सर मैंने उनको देखा नहीं, आप कहते हैं तो मैं चेक करता हूँ। वो समझ गए। उन्होंने कहा लोकल तो नहीं थे? मैंने कहा यार होंगे, मुझे नहीं पता, सारे अफ्रीकी एक ही तरह के काले हैं, कोई पता नहीं किधर का था, हैं काले। उन्होंने कहा तू निकल वहाँ से, जल्दी जल्दी निकल। मैंने उनको बोला कि ठीक है सर, मैं अभी के अभी निकल रहा हूँ। और फ़ोन बंद कर कर फ्रिज में से मैंने देखा कुछ खाने पीने की कोई चीज़ है, पानी निकाला, आराम से ग्लास पकड़ा, मुहज़्ज़ब लोगों की तरह बोतल को मुंह नहीं लगाया, ग्लास में पानी डाला, आराम से टीवी उनका ऑन किया और सोफे के ऊपर बैठ के टीवी देखना शुरू हो गया। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई हॉलीवुड की मूवी देखना शुरू हो गया, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त।  मुझे यहाँ कौन से बिजनेस क्लास के अंदर कंपाला से बैठ के
पाकिस्तान आना था। मुझे जाना था कॉन्गो के अंदर जंगलों में। सर दराज खोलने के ऊपर मुझे वहाँ तकरीबन 30 से 35 हज़ार डॉलर मिले। नारायण साहब मेरे लिए छोड़ के गए थे। कॉन्गो की करेंसी भी मिली, कीनिया की भी मिली और युगांडा की भी मिली। मैंने कॉन्गो और युगांडा की करेंसी अपने पास रख ली और उसके बाद वहाँ से उन्हीं का एक बैग उठाया लटकाने वाला, उसके अंदर पानी के रिजर्व्स रखे, थोड़ी चीज़ें रखी, चॉकलेट्स पड़ी थी फ्रिज के अंदर वो रखी और फिर मैं आराम से वहाँ से बाहर निकला। अपनी तरफ से मैंने पूरी तैयारी की और वहाँ मोटरसाइकिल वाले के साथ बैठ के लेक एल्बर्ट के पास उतर गया। वहाँ लोकल फिशरमैन थे, उनके पास गया, उनसे बातचीत की, उनको बोला कि मुझे बॉर्डर क्रॉस करवाना है। वो लोग इन चीज़ों के लिए तैयार होते हैं। जेब में आपके पैसे हों, किसी भी जगह पे चले जाएं, आपको मसला नहीं है। नारायण भाई मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे छोड़ के गए थे, उससे बातचीत की, उसको पैसे दिए बंदे को और उसने मुझे बोला कि 2 घंटे के बाद वो हमें बॉर्डर क्रॉस करवा देगा, लेकिन कॉन्गो की दूसरी साइड के ऊपर वेंजोरी फॉरेस्ट वाली साइड के ऊपर मुझे छोड़ देगा। एंड देन आई एम ऑन माई ओन। मुझे उस काले को ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। मैं तो जब से फ़ौज के अंदर आया था आई वॉज ऑन माई ओन। लेकिन मुझे पता नहीं था कि 2 युगांडन्स को मारने की वजह से बॉर्डर के ऊपर हाई अलर्ट हो चुका था। चलें खैर है, ये एक लंबी जर्नी है। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि उन जंगलों में मेरे साथ क्या हुआ और किस तरीके से मैं उन जंगलों के अंदर सरवाइव किया। लेकिन आप उधर देखें अपनी राइट साइड के ऊपर आपको अब्दुल्ला नज़र आएगा। अब्दुल्ला मुझे बुला रहा है क्योंकि अब हमारे निकलने का टाइम आ रहा है। ऑपरेशन के लिए हमें जाना है। खबर आ पहुंची है कि तकरीबन 9 बंदे गुलबदीन फड़का चुका है और हमारा बेसब्री से लोकल इंतज़ामिया इंतज़ार कर रही है। तो मैं ज़रा पहले अब्दुल्ला की बात सुनाऊं, फिर वापस आपको युगांडा लेके आऊँगा। अब्दुल्ला मुझे हमेशा कहता था कि मेरा नाम अब्दुल्ला नहीं अब्दुल्ला है, अब्द, अल्लाह का बंदा, अब्द अल्लाह। तो मैं कोशिश करता था उसको अब्दुल्ला ही बोलूं। ज़्यादातर मैं उसको कहता था कि अल्लाह के बंदे क्या चाहता है। तो आप ये ना समझे कि मैं उसको इन अ फ्रेज़ ये अल्लाह का बंदा कहता था, उसका नाम ही अब्दुल्ला था। खैर इस वक्त ये अल्लाह का बंदा ये चाह रहा था कि मैं जल्दी जल्दी गाड़ी के अंदर उसके साथ बैठूं और हम वहाँ जाए वकू के ऊपर पहुँचें, जहाँ गुलबदीन मंसूर जो है अब 200 बंदों को हॉस्टेज बना चुका था और तकरीबन 9 लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया, मार के बाहर फेंक चुका था। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने अब्दुल्ला से पूछा कि अब्दुल्ला ये अंदर कितने बंदे हैं यार? तो उसने मुझे बोला यार तकरीबन 90 से 95 लोग अंदर मौजूद हैं। तो मैंने उसको बोला यार इसने 200 लोगों को अपने से डबल लोगों को हॉस्टेज बना लिया। तो उसने मुझे कहा कि यार तू इस चीज़ को छोड़, हमारी इंतज़ामिया उस तरीके से प्रोएक्टिव नहीं है। बाय द टाइम दे रिएक्ट इतनी देर तक बहुत देर हो चुकी होती है। इधर आ मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन। अब ये बंदे असल हैं, ये फोम के बंदे नहीं हैं, लकड़ी के बंदे नहीं हैं, दीवार नहीं है। तू अभी सोच ही रहा होगा कि तू गोली चलाए या ना चलाए, वो चला चुके होंगे। इसलिए यू नीड टू बी प्रोएक्टिव। मैं आगे जाऊंगा, तू मुझे लेफ्ट साइड से कवर देगा, लेकिन जहां तुझे लगे कि तुझे ऑप्टिक्स आए हैं, ट्रिगर दबा देना है। चैम्बर मार के रख सारी चीज़ें, बस उंगली को उसके ऊपर रख। जहां तुझे ऑप्टिक्स नज़र आए तूने ट्रिगर दबा देना है। हाँ भाई ज़रा ये ध्यान करी कि मैं आगे खड़ा ना हूँ, मेरे से साइड से दबाएं। चल अब जल्दी आ। अब्दुल्ला मुझे जो है छोटे भाइयों की तरह सारी चीज़ें समझाता था, मेरे से सीनियर था, लेकिन इतनी भी कोई बात नहीं थी। ठीक है भाई, मान जाते हैं कि हमने अभी तक कोई बंदा फड़काया नहीं हुआ था, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था, हरगिज़ नहीं था कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। ऑप्टिक्स नज़र आने के ऊपर तो शायद मैं गोली नहीं चलाऊंगा, लेकिन जब वो ख्वारिज मेरे हत्थे चढ़ेगा तो तब ज़रूर उसके ऊपर पॉइंट ब्लैंक से गोली ज़रूर चलाऊंगा। तकरीबन 20 से 25 सेकंड के बाद सारे इलाके के अंदर गोलियों की आवाज़ गूंजना शुरू हो गई और हमने उन टेररिस्ट के ऊपर हमला कर दिया। अब्दुल्ला सबसे आगे लीड करता चला गया और पहले हाथ ही, जो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, इसने 12 से 13 बंदे अपनी असॉल्ट राइफल से उड़ा दिए।
मैं जब उधर साइड से गली के अंदर से अप्रोच किया तो मुझे पीछे से एक बंदे ने डैगर मारने की कोशिश की, जिसकी गर्दन मैंने पीछे हाथ करके पकड़ ली। जब मैंने गर्दन उसकी दबाई तो उसके दोनों हाथ हवा में ऐसे उठ गए जैसे सरेंडर करने वाले होते हैं। मेरे एक हाथ में मेरी पिस्टल थी और मैंने जब नीचे देखा तो मुझे उसके पैर नजर आए। पैर बिल्कुल सीधे थे, यानी पुट्ठे नहीं थे, उल्टे नहीं थे, बंदा ही था, कोई चुड़ैल नहीं थी, कोई जिन नहीं था। सीधी पहली गोली मैंने उसके पैर के अंदर मारी। जब उसको गोली लगी तो वो चीखने लगा और उसका मुंह जब मेरे शोल्डर से आगे आया तो मैंने वो हाथ ऊपर कर कर अपने कान से दूर रखकर ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधी उसकी आंख के अंदर लगी और जैसे ही मैंने अपना दूसरा हाथ जो उसकी गर्दन के ऊपर था उसको रिलीज किया तो वो पीछे जाके गिर गया। मैं वापस उसकी तरफ मुड़ा और मेरी पिस्टल उसकी तरफ पॉइंटेड थी और मैंने अपने दिमाग में सोचा, बस इतना ही, हो गई पहली किल, इतनी सी बात थी। मैं शायद ये अपनी खुशी वहां खड़े होके और मनाता, लेकिन एकदम से एक गोली आके मेरे हेलमेट पे लगी और मेरे हेलमेट की बेल्ट खुल के मेरा हेलमेट उड़ के पीछे जाके गिरा। गोली हेलमेट पे लगी थी यानी सर पे, लेकिन मैं अपने सीने पे दोनों हाथ लगा के देख रहा था कि यार मैं बच गया हूँ। इतने में मुझे अब्दुल्ला की आवाज आई कि ऊपर आ, और मैं जल्दी से वो जो गली के अंदर सीढ़ियां थी वो चढ़ के ऊपर जाने लग पड़ा। अभी 3-4 सीढ़ियां रहती थी कि आगे से एक टेररिस्ट भागता हुआ, जिसकी टांग में गोली लगी हुई थी, वो पीछे देखता हुआ भागता हुआ आ रहा था। वो सीधा मेरे अंदर आके लगा और मैंने उसके पेट के अंदर 2 गोलियां मारी और जिसको आप पुट्ठे हाथ की चपेड़ कहते हैं उस तरीके से अपना हाथ उसकी गर्दन के ऊपर मारा और वो सीढ़ियों से ऊपर से नीचे मुंह के बल जाके सहन में जाके गिरा और उसके बाद वो हिला नहीं। मैंने आगे देखा तो अब्दुल्ला बंदे पे बंदा नीचे लटाई जा रहा था। मुझे भी जोश चढ़ा। मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर देखा तो चंद टेररिस्ट जो थे दीवार के पीछे से फायर कर रहे थे। मैंने उनको अप्रोच किया और बिल्कुल उनके साथ दीवार के कोने के ऊपर पहुंच के हाथ साइड पर करके उसकी टांग के अंदर गोली मारी। रिफ्लेक्स एक्शन में भाई का मुंह आगे हुआ और उसके कान के अंदर एक गोली मैं रसीद कर चुका था। ये हो गई तीसरी किल। अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। चौथी, पांचवी, छठी अगर मैं आपको बताऊंगा तो सेंसर हो जाएगी, इसलिए मैं उनको स्किप करता हूं। मैं आता हूं 7वीं किल। 7वीं किल वॉज द बिगेस्ट किल ऑफ द ऑपरेशन, गुलबदीन मंसूर। आई मस्ट एडमिट दे डिड पुट अप अ फाइट। मज़ा तब भी आता है जब दुश्मन भी आगे फाइट पुट अप करे, अनलाइक द इंडियंस जो एक गोली चलती है और भाग जाते हैं। खैर, काफ़ी ज़्यादा हमारी उनके साथ लड़ाई होती रही, वो लड़ते रहे, उनके बंदे मरते रहे। एक गोली अब्दुल्ला को साइड में से पसलियों से गुजरती हुई चली गई, बट अब्दुल्ला केप्ट ऑन फाइटिंग। अब्दुल्ला उनके बंदे मारता रहा, उसकी ब्लीडिंग होती रही, हम लोग भी अटैक करते रहे। एंड में हमने गुलबदीन मंसूर को, जो कि एक कमरे में छुपा हुआ था, दरवाज़ा तोड़ के वहाँ से बाहर निकाला और जब बाहर आके हमने बॉडी काउंट किया तो तकरीबन 105 टेररिस्ट वहाँ मुर्दार पड़े थे। हमने सारों की बॉडीज़ को अरेंज किया और कोलैटरल डैमेज के अंदर आप कहें कि 10 हमारे सिविलियंस जो थे वो क्रॉस फायर के अंदर या दुश्मनों की गोलियों के अंदर शहीद हो चुके थे। मैंने अब्दुल्ला से पूछा कि इसका क्या करना है गुलबदीन का। अब्दुल्ला ज़मीन के ऊपर लेटा हुआ था तो अब्दुल्ला ने मुझे अपनी पिस्टल उठाई और इशारा किया। उसके बाद जो हुआ उसको मिलिट्री लैंग्वेज के अंदर पॉइंट ब्लैंक हेडशॉट कहते हैं। मैंने जब अपनी गर्दन के ऊपर हाथ लगाया तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी गर्दन से बहुत ब्लीडिंग हो रही है। मैंने अब्दुल्ला की तरफ देखा और उसको बोला, अब्दुल्ला ये देख, क्या है यार, मेरी हेलमेट पे गोली लगी थी, ये क्या है, ये ज़ख़म किस चीज़ का है? तो अब्दुल्ला ने मुझे बोला, इट्स अ बुलेट वूंड। बस मुझे यही याद है। और उसके बाद मैं हेलीकॉप्टर के अंदर इवैक्यूएट हो रहा था जब मेरी आंख खुली और अब्दुल्ला मुझे ये कह रहा था कि यार तू जिंदा है, तू जिंदा है यार। इसके बाद हम CMH के अंदर मिले। अब्दुल्ला को जो गोली उसकी साइड से पसलियों को चीरती हुई गुजरी थी, उस गोली ने उसकी रीढ़ की हड्डी का एक मोहरा जो था उसको डैमेज कर दिया था और अब्दुल्ला वॉज अनेबल टू मूव। काफ़ी देर अब्दुल्ला का ट्रीटमेंट चलता रहा, डॉक्टर कोशिश करते रहे। 2-3 महीने अब्दुल्ला के ऊपर 4-5 ऑपरेशंस किए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द ब्रेव हार्ट कुड नॉट रिकवर। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि अब्दुल्ला बड़ा जिदार आदमी है।
उसके चेहरे के ऊपर एक सेकंड के लिए भी परेशानी नहीं मैंने देखी। वो मुझे जब मिला मुझे कहता है 7 तेरे मैंने खुद से देखे हैं। हालांकि अब्दुल्ला के 57 हमने खुद देखे थे। कैप्टन अब्दुल्ला फ्रॉम 2nd कमांडो, अ वेरी ब्रेव ऑफिसर, अ वेरी ब्रेव सन ऑफ द सॉइल, वॉज मेडिकली बोर्ड आउट। लेकिन हमने कभी उसके चेहरे के ऊपर परेशानी नहीं देखी। वो मुझे कहता था कि यार तू है ना, मेरे हिस्से की किल्स तू पूरी करेगा। सच्ची बात तो ये है कि अगर उस दिन अब्दुल्ला हमारे ज़ख्मी जवानों को वापस उठाने के लिए अंदर ना आता तो फिर शायद उसको ये गोली ना लगती। लेकिन नसीब की बात है और किस्मत की बात है, ही एक्सेप्टेड इट। 1-1.5 महीने के बाद हमारा पूरे का पूरा यूनिट यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स के लिए मोगादिशो जाने के लिए सेलेक्ट हुआ। ये 1992 के एंड की बात है और मुझे पैगाम मिला कि अब्दुल्ला मुझसे मिलना चाहता है और मैं उसको मिलने के लिए उसके घर गया। कप्तान साहब वॉज हाई इन स्पिरिट, उसी तरीके से मुझे मिला तो और अपनी चेयर पे बैठे बैठे उसने जब मेरे से पंजा मिलाया तो मुझे यकीन हो गया कि अब्दुल्ला की जान अभी उसी तरीके से बाकी है। वो मुझे कहता है कि जवान मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि ये ले मेरी पर्सनल पिस्टल, ये आज मैं तुझे देता हूँ। और पहले तो मैं तुझे मजाक में ये बात बोलता था, लेकिन आज तुझे मैंने बुलाया है सीरियस बात के लिए कि मेरा जो किल नंबर है वो तेरे पास है, तेरे साथ है। ऑलवेज मेक मी प्राउड माई बॉय। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तेरे जज्बात में इनका एहतराम करता हूँ, लेकिन भाई हम पीस कीपिंग के लिए मोगादिशो जा रहे हैं, हम वहाँ कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे। उसने कहा तुझे क्या पता। और ऐसी उसकी वो बात सच हुई कि पीस कीपिंग करते करते सुबह उठते थे, शेव करते थे, नाश्ता करते थे, ग्राउंड में पाकिस्तान स्टेडियम में चक्कर लगाते थे। एक दिन ऐसा आया कि अब्दुल्ला की बात सच हो गई। लेकिन ये शायद मैं आपको बाद में आगे चल के बताता हूँ। अभी आपको वापस लेके जाता हूँ कॉन्गो के जंगलों के अंदर, जहाँ मैं क्रॉस तो कर गया हूँ, लेकिन युगांडा की फोर्सेस और कॉन्गो की फोर्सेस भूखे हाइनास की तरह मेरा पीछा कर रहे हैं। कालों ने अपने 2 कालों की मौत लगता है दिल पे ले ली है और अपने कज़न कालों को भी मुझे ढूंढने के ऊपर मामूर कर दिया है। लग तो रहा है कि बहुत मुश्किल है, या जान से जाएंगे या पकड़े जाएंगे, तीसरी ऑप्शन का कोई जवाब लगता नहीं। कहता है जमाने से ये दरवेश जवां मर्द, जाता है जिधर बंदाए हक, तू भी उधर जा। हंगामे हैं मेरे तेरी ताकत से ज्यादा, बचता हुआ बुनगाहे कलंदर से गुजर जा। मैं कश्तियों मल्लाह का मोहताज ना हूंगा, चढ़ता हुआ दरिया अगर तू तो उतर जा। तोड़ा नहीं जादू मेरी तकबीर ने तेरा, है तुझ में मुकर जाने की जुर्रत तो मुकर जा। महरो मैं अंजुम का महासिब है कलंदर, अय्याम का मरकब नहीं राकिब है कलंदर। अय्याम का मरकब नहीं राकिब है कलंदर। गाजी गिन कम मार ज्यादा। लोकल फिशरमैन ने मुझे रवंजरी जंगल के अंदर से युगांडा का बॉर्डर क्रॉस करवा दिया और मैं फिर कॉन्गो रिपब्लिक के अंदर चला गया। इस दौर के अंदर अफ्रीका का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क कॉन्गो रिपब्लिक था, क्योंकि वहाँ बहुत सीवियर किस्म की सिविल वॉर चल रही थी। रेबल्स जो थे वो माइनिंग के ऊपर कंट्रोल चाहते थे और हुकूमती फ़ौजी उनके ऊपर शदीद हमले करते थे। तो अब 3 ग्रुप्स के साथ मेरा मुकाबला था और बेहतर यही था कि मैं उन तीनों को अवॉइड करूं।
एक उसके अंदर बॉर्डर टू बॉर्डर युगांडा की फोर्सेस मुझे हंट कर रही थी, दूसरा अननोन दुश्मन रेबल्स जो कि जंगलों के अंदर डायमंड माइनिंग कर रहे थे, और तीसरे कॉन्गो रिपब्लिक की ब्रूटल फौज जो कि जंगलों के अंदर रेबल्स को ढूंढ रही थी। सोने पे सुहागा एक चौथा दुश्मन भी था जो इन तीनों को हंट कर रहा था, और अब मैं भी उसका टारगेट था। वो था खूनख्वार जंगल और उसके अंदर ख़तरनाक तरीन जानवर। ये एक रेन फॉरेस्ट था। सांप इतने इतने लंबे थे कि आप उनके साथ लेटे हुए हैं या उनके अंदर लेटे हुए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बेबून्स अपनी तशरीफ़ को लाल किए हुए हर इंसान को अपना दुश्मन और अपने इको सिस्टम के अंदर इंट्रूडर कंसिडर करते थे। हमने तो गोरिल्ला वॉरफेयर सीखी हुई थी, लेकिन यहाँ असली गोरिल्ला हमारे ऊपर जंग करने के लिए रेडी बैठे हुए थे। आप जाएं तो किधर जाएं? मुझे तो लगता था कि जैसे आसमान से गिरा और खजूर में अटका, और कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी। मैं एक ऊंचे दरख्त के ऊपर बैठा ये सारी चीज़ें देख रहा था। मुझे 10 दिन इस जंगल के अंदर इसी पोजीशंस के अंदर गुजारना था जब तक मुझे नेक्स्ट मैसेज नहीं आता। लेकिन ये 10 दिन मैं इसी दरख्त के ऊपर बैठ के भंग पी के सो नहीं सकता था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि चारों तरफ ख़तरात ही ख़तरात थे। मुझे अपनी जगह मूव करते रहना था। इन जानवरों की सेंस ऑफ स्मेल इतनी तेज़ है कि मैं जो अपने साथ चीज़ें लाया हुआ था खाने के लिए, अगर मैं उनको खोलता और थोड़ी देर वो खुली रहती तो फिर 5-5 इंच की चूंटियों से लेके हर जानवर मैं जहाँ भी बैठा होता मेरे तक पहुँच जाता। वेल, यहाँ हमारी चिरात की ट्रेनिंग हमारे काम आती है, मगर कब तक? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे? मैं 10 दिन की बात कर रहा हूँ। 10 दिन तक मुझे इधर सरवाइव करना था। इसका एक ही तरीका था कि मुझे तमाम अपने दुश्मनों को अपना दोस्त बनाना था, कि उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ डेंजर ना प्रवोक हो। यही एक तरीका था कि वो कामली मेरी प्रेजेंस को फील नहीं करेंगे। अगर उनको मुझसे कोई ख़तरा लाहिक हो गया तो वो हर सूरत पूरी कोशिश लगा देंगे मुझे ढूंढने के लिए। और मैं ये जंगली जानवरों के लिए भी कह रहा हूँ। वैसे तो कॉन्गो के रेबल और उनकी आर्मी किसी जंगली जानवर से कम नहीं थी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम आती है कमिलियन स्ट्रैटेजी, प्ले डेड, कैमोफ्लैज्ड अनटिल यू अटैक। हमारे यहाँ लोग बकरे और भैंस का मगज़ खाते हैं ये सोच के कि उनका मगज़ तेज़ हो जाएगा, जो जानवर भैं भैं करता है। वैसे तो कमिलियन हराम है, लेकिन अगर तो अपना दिमाग तेज़ करना है तो किसी ऐसे जानवर का दिमाग खाना चाहिए जो अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करता हो। हमने हलाल मगज़ खाना तो हलाल करार दे दिया, लेकिन हलाल मगज़ खाकर भैं भैं करना और अपना ही मगज़ खाना शुरू कर दिया। आप ये सोच रहे होंगे मैं फ़िलासफ़र कैसे बन गया? तो भाई 2 दिन गुजर गए हैं दरख्त के ऊपर लेटे लेटे। पानी मौजूद है, लेकिन चॉकलेटें जो लाया था ख़त्म। इसका मतलब है अब मुझे यहाँ से उठना पड़ेगा। उठकर वापस इस जगह पे आना मुमकिन नहीं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को शेड करना पड़ेगा। 6 गोलियां और 1 पिस्टल और 2 डैगर, यही मेरे साथ आगे जाएंगे। माफ़ी मुश्किला या रईस, अहलन व सहलन या मरहबकुम। क्या हुआ? परेशान क्यों हो गए? अभी तो बताया है कि वेला बैठ के जो सारी लैंग्वेजेस सीखी हुई हैं वो बाहर उबल उबल के आ रही हैं। मुझे आज रात को तकरीबन 30 किलोमीटर का वाया कवर करना है। मैं ज़्यादा अंदर वाली साइड के ऊपर नहीं हो सकता। मुझे बॉर्डर के ऊपर ही रह कर नीचे ज़ैम्बिया की तरफ जाना है। लेकिन आपको पता है कि बॉर्डर में ख़तरात ज़्यादा होते हैं, पर क्या करूं, ये तो करना पड़ेगा। मेरे रूट के अंदर रेबल्स का एक कैंप आता है। अगर वो रात को अपनी हाजात पूरी करने के लिए अपने कैंप से थोड़ा सा दूर ना आए तो मैं आपको उनकी ज़िंदगी की ज़मानत देता हूँ और अपने सेफ पैसेज की भी। मगर ऐसे हुआ नहीं। हाय यार, बंदे नहीं मारने थे। 2 लोग उनके राखी पेट्रोल के आगे आए और मुझे नज़र आ गए। मैं वहाँ छुप गया, कैमोफ्लैज हो गया, और जैसे ही वो मेरे पास आए तो मैंने 4 सेकंड के अंदर 2+2
के अंदर अपना डैगर उन दोनों की गर्दनों में मारा। गर्दन में इसलिए मारा कि वोकल कॉर्ड को बंद करना ज़रूरी था। यहाँ गोली चलाना या चीखना चिल्लाना अपनी मौत को दावत देना था। खैर ये तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अब लाशों का क्या करूं? जानवर भी अट्रैक्ट होंगे और इनके साथी भी, और जो लोग इनको हंट कर रहे हैं वो भी। यहाँ से निकलना बहुत इम्पोर्टेंट था। सर मुँह लपेटो और निकलो यहाँ से। कोशिश तो मैंने बहुत की, वालाकिन आधे घंटे के अंदर अंदर रेबल्स को पता चल गया कि उनके 2 बंदों को मारा गया है, और वो ये समझे कि कॉन्गो की जो मिलिट्री है उसने एम्बुश कर दी है। शोर मच गया और वो अपने कैंप को बंद कर कर आगे की तरफ जाने की कोशिश में लग गए। इतनी खप डाली इन कालों ने कि दूसरे काले जो थे कॉन्गो के, उनको खबर हो गई और उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया। इसको कहते हैं आप बैल मुझे मार। कुछ तो समझना चाहिए था इनको। अब मैं इन दोनों के क्रॉस फायर के अंदर फंस गया था और मैंने और अपने कदम तेज़ कर दिए कि मैं तो यहाँ से निकलूँ तो पड़े एक दूसरे को। लेकिन मुश्किल ये थी कि बॉर्डर वाली साइड से कॉन्गो की आर्मी अंदर आ रही थी और ये उनकी तरफ भाग रहे थे। ईंट कुत्ते को ढूंढ रही थी और कुत्ता ईंट को। अब मुझे बॉर्डर की तरफ जाने के बजाय दोबारा अंदर इनसाइड द फॉरेस्ट पहुँच। क्या मुसीबत है यार। खैर मैं पीछे अंदर की तरफ दोबारा आ गया। अंदर की तरफ मैं जब दोबारा आया तो मुझे क्या पता था कि मेरे इंतज़ार में मेरे चंद दोस्त और बैठे होंगे, बेबून्स। मैं वहाँ आराम से चल रहा था कि मैंने देखा 8 बेबून, शायद इससे भी ज़्यादा, मेरी तरफ टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं। मैं रुक गया और मैंने जो मुझे लगा कि इनका जो सरदार है बड़ा, जो सबसे आगे था, मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने उसको बोला आई मीन नो हार्म, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे एक प्रे कंसिडर करो। तुम नहीं, लेकिन तुम्हारे छोटे नस्ल के बंदरों को हम रोज़ लाइन ऑफ कंट्रोल पे मारते हैं। मुझे लगता है वो बेबून मेरी इन बातों से बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुआ और मेरी तरफ दौड़ना शुरू हो गया। मैंने अपना डैगर निकाल लिया, लेकिन अब मैं किस किस को मारता, क्योंकि आपको पता है कि बेबून्स दे आर वेरी इंटेलिजेंट। दिखाते कुछ और हैं और हमला कहीं और से करते हैं। खैर जब पहले बेबून ने मेरे ऊपर छलांग मारी और मैंने अपना हाथ घुमाया तो सीधा डैगर उसके पेट के अंदर चीरता हुआ बाहर निकला और वो चीखना शुरू हो गया। इतने में किसी ने मेरे पीछे से बाल खींचे और मेरी गर्दन के ऊपर बाइट करने की कोशिश की। मैंने अपना हाथ पीछे किया और उसकी गर्दन पकड़ ली और गर्दन को ऐसे मड़ोड़ दिया, वो भी वहाँ गिर गया। इतने में ही 2 बेबून मेरी टांगों के साथ चिमटे हुए थे और काटने की कोशिश कर रहे थे और एक ने अपने क्लॉज मेरी टांग के अंदर घुसा दी। तेरी, और मैंने टैगर उसकी आँख के अंदर से पार कर दिया। 3 डाउन बट स्टिल 5 टू गो। बेबून्स बहुत होशियार हैं, वो अटैक करते हैं, भागते हैं, अटैक करते हैं, भागते हैं, हिट एंड रन करते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि उनके 3 लोग नीचे मुर्दार पड़े हैं तो वो 5 भाग के दरख्तों पे चढ़ गए और वहाँ से मुझे अजीब अजीब तरह की गालियाँ निकालना शुरू हो गई। उन्होंने ये नोटिस कर लिया था कि मैं ज़ख्मी हूँ। अब वो यहाँ से जाते नहीं इस तरीके से। दे विल बी वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक मी डाउन। अब मैंने कहा यार मुर्गी कहाँ से लाऊं, क्योंकि आपने वो मिसाल तो सुनी है कि बंदर को सिखाना हो तो मुर्गी उसके सामने हलाल करते हैं। तो फिर मैंने कहा मुर्गी तो है नहीं, ये 3 बेबून्स पड़े हुए हैं, इन्हीं को हलाल करना पड़ेगा। और मैंने बहुत चीखे हरामखोर, लेकिन नीचे नहीं आए, क्योंकि उनको पता था बंदे तो वैसे ही मर चुके हैं हमारे, क्या फ़ायदा नीचे जाके रिस्क लेने का। मैंने उनके टुकड़े टुकड़े करके उनकी तरफ फेंके और ऐसे प्रिटेंड किया कि मैं अब ये खाना भी शुरू कर रहा हूँ। इस चीज़ को देख के बेबून्स वहाँ से चले गए। लगता है बंदरों के नए लीडर पे उनका इत्तेफाक हो चुका था। जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने कहा कि यार गोश्त तो आ गया है, बेबून का गोश्त हराम है, हलाल है भाई, जंग के अंदर सब चीज़ हलाल है। वैसे सुनने में आया है कि सख्त बड़ा होता है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है और इतने ज़्यादा गोश्त को अपने पास रखना ख़तरे से खाली नहीं था। चलें छोड़ें इस बात को। इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ अल्लाह ताला ने एक आसानी पैदा की है।
मैं अंदर तो आके फंस गया, लेकिन ज़्यादातर जो जंग इनकी होना शुरू हुई वो बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर होना शुरू हो गई और दोनों एक दूसरे को पकड़ पकड़ के मारना शुरू हो गए। मुझे अक्सर शाम के वक्त, रात के वक्त, सुबह के वक्त गन फायर की आवाज़ आती थी, लेकिन तकरीबन अपने से 3 से 4 किलोमीटर दूर। इस तरीके से मैंने 6 दिन और गुजारे। मामलात जब थोड़े से ठंडे हुए तो फिर मैं बॉर्डर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, ज़ैम्बिया के। मुझे ज़ैम्बिया के बॉर्डर क्रॉस कर कर वहाँ एक बंदे से मिलना था और वहाँ से फिर आगे मुझे मलावी जाना था। पाकिस्तान आर्मी की बटालियंस यहाँ मौजूद थी। मुझे अब इन जंगलों में 18 दिन हो गए थे कॉन्गो के, और आप मुझे टार्जन कह सकते हैं, लेकिन साफ ज़ाहिर है मैं उस लेवल का टार्जन तो नहीं था। छलांगे मारता हुआ, छुपते छुपाते ये दिन गुजार रहा था और किसी तरीके से ज़ैम्बिया के बॉर्डर तक पहुंचना चाह रहा था। आज मुझे उम्मीद थी कि रात को मैं ज़ैम्बिया के बॉर्डर के पास पहुंच जाऊंगा और क्रॉस करने में कामयाब हो जाऊंगा। वलाकिन मेरे नसीब में आसानियों से ज़्यादा मुश्किलात हैं। कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नहीं पता था कि मेरे चंद दोस्त मुझे ट्रैक कर रहे हैं। लगता है मैंने गलती से इनकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर दिया था। जी, 18 से 20 बेबून्स। मुझे देख के फिर से उन्होंने ऐसी आवाज़ें निकालना शुरू की जैसे पता नहीं उनको कोई ख़जाना मिल गया है, और ऐसे अपने सीनों के ऊपर मुक्के मारना शुरू हो गए जैसे पता नहीं कौन सा बदला जो था जन्मों का, जो उनका पूरा होने लग गया है। दे एनसर्कल्ड मी। उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और मैंने कहा कि बेटा आज बचना नामुमकिन है। जहन के अंदर ऐसी पुरानी चीज़ें, ऐसे पुरानी जंगें फ्लैशबैक होना शुरू हो गई जैसे कि मैं किसी और सफ़र के लिए गामज़न हो चुका हूँ। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने कहा कि देखें यार, अगर इनसे ज़ख्मी हुए फिर बेइज्जती है, इनसे मरें फिर बेइज्जती है, कि बंदर के हाथ से फारिग हो गया है। वो 18 के 18 अपनी कोऑर्डिनेटेड गालियाँ निकालते हुए मेरी तरफ बढ़ना शुरू हो गए, छलांगे मार मार के। कोई उधर से आए, कोई उधर से लपके, वो मेरी तरफ आना शुरू हो गया और मैंने अपने दोनों डैगर निकाल लिए। मैंने कहा बेटा तुम्हारे 5-6 तो मैं फारिग करूँगा, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। कि इतने के अंदर हमें गन शॉट्स की आवाज़ आई। गन शॉट्स की आवाज़ 2 डायरेक्शन से आ रही थी, यानी रेबल्स और कॉन्गो की फोर्सेस के अंदर दोबारा से लड़ाई छिड़ गई थी और हमारे कहीं पास ही। इतने में चंद गोलियां हमारे पास से भी आके गुजरी। मैंने नीचे कवर लिया और एक बैबून को वो गोली लगी और बैबून ऐसे भागे कि उनकी सारी दलेरी, उनका सारा बदले की भावना खाक में मिल गई। यकीन जानिए मेरे आगे वो कारगिल का मंजर आ गया जब इंडियन फौजी अपनी धोतियां, अपनी लाशें छोड़ के, अपनी पैंटें छोड़ के वहाँ से भागते थे। देखें फिर बंदर की नस्ल में कोई ना कोई चीज़ तो फिर एक जैसी होती है। खैर मैं भी वहाँ मौके की मुनासबत से निकला और बॉर्डर की डायरेक्शन के अंदर चलना शुरू हो गया। आज मुझे जंगलों में फिरते और रुलते हुए तकरीबन 20 दिन हो गए थे और आज रात मेरा प्लान था कि मैं ज़ैम्बिया के अंदर एंटर होऊंगा। रात 12:30 बजे मैंने बॉर्डर क्रॉस किया। ये बॉर्डर सारे जंगलात हैं, यहाँ कोई फेंसिंग नहीं है, कोई पेट्रोल उस तरीके का नहीं है। ज़ैम्बिया के अंदर पहुँच के मेरी जान में जान आई और मैं बॉर्डर सिटी की तरफ जाना शुरू हो गया। मेरी हालत ऐसी थी कि कोई काला भी मुझे अपनी फटीचर मोटरसाइकिल के ऊपर बिठाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने $100 का नोट निकाला और उसको आगे रख दिया। तब जाके एक लोडर गाड़ी वाला रुका और उसने पैसे पहले पकड़े और मुझे कहा कि पीछे डंपर के अंदर आप बैठ जाएं। डंपर के अंदर चंद भेड़ बकरियां थीं और वो मुझे देख के मैं कर रही थी। शायद उन्होंने मेरी वो बात सुन ली थी मगज़ वाली, और अब मुझे वो कह रही थी कि तेरे से ज़्यादा इंसान तो हम नज़र आ रही हैं। ट्रक वाला बंदा बहुत अच्छा था, या शायद पैसे ले के उसकी अच्छाई जो है वो बाहर आ गई। उसने एक जगह पे रोका और मुझे उसने अपने बैग में से एक पैंट निकाल के और एक टी-शर्ट निकाल के दी और उसने मुझे कहा कि सामने कुएं के ऊपर तुम नहा लो, अपने आप को साफ़ कर लो। आप लोग सोच नहीं सकते कि 21 दिन के बाद फ्रेश वाटर से नहाना और कपड़े बदलना, मैं कितना खुश हुआ। मैं इतना खुश हुआ कि मैंने सोच लिया
कि नारायण भाई के जो पैसे मेरे पास मौजूद हैं वो जब ये काला मुझे एक दफ़ा उतार देगा तो मैं इसको ज़रूर खुश करूँगा। फाइनली हम मेन सिटी के पास पहुँचे और उसने मुझे उतारा और मैंने उसको नारायण भाई के पैसों में से $1000 दान कर दिए। माले मुफ्त, दिले बेरहम। और ये माल तो था भी हमारे दोस्त इंडियंस का। उसको यकीन नहीं आया कि मैं उसको ये पैसे दे रहा हूँ और वो ये समझना शुरू हो गया कि जो पहले वाले $100 भी मैंने उसको दिए हैं वो नकली हैं। मैंने उसको बोला भाई रिलैक्स रह, सारे असली हैं। तब जाके वो कन्विंस हुआ और उसने मुझे छोड़ा। जिस होटल के बाहर उसने मुझे छोड़ा, जब वो चला गया तो मैं वहाँ से निकल कर 2 गलियाँ पीछे एक दूसरे होटल में चला गया। मैंने कहा काला ये ना हो कि रात को फिर से वापस आ जाए। और इस बार अपने साथियों को भी ले आए कि आओ तुम्हें सोने की कान से मिलाता हूँ। वहाँ से मैंने वो जो लोकल कांटेक्ट ज़ैम्बिया का था उसको कांटेक्ट किया और उसने मुझे बोला कि वो मेरा काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा है और वो ये सोच रहा था कि शायद मैं मासलाम हो चुका हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, इतना आसान नहीं है हमें मासलाम करना, तू बता ज़ैम्बिया से निकलवाएगा कब? तो उसने कहा मैं 1-2 दिन के अंदर आता हूँ, लेकिन आप अपने होटल में ही रहिएगा, कहीं जाइएगा ना। मैंने कौन सा कहीं जाना था। 21 दिन का जंगल देखने के बाद मैंने सिर्फ होटल में सोना था। ब्यूटी स्लीप सर जी, आराम से। अब इस हालत में तो पाकिस्तान तो नहीं जाना था ना। 2 दिन के बाद वो काला मुझे मिलने के लिए होटल में आया और उसने मुझे बोला कि $8000 लगेंगे और सारा अरेंजमेंट हो जाएगा, जिसके अंदर मैं ज़ैम्बिया से निकल कर मलावी भी जाऊंगा और मलावी से आगे पोर्ट से पाकिस्तान जाने की मेरी सारी अरेंजमेंट होगी। नारायण भाई, वंस अगेन थैंक यू। आप एक अच्छे इंसान थे। आप कह सकते हैं कि तकरीबन 28 दिन के बाद जब से नारायण भाई जहन्नुम वासिल हुए थे, उसके तकरीबन 28 दिन के बाद मैं वतन अजीज़ पाकिस्तान पहुंचा और अपने यूनिट में पहुंचकर अपने कमांडिंग ऑफिसर को सैल्यूट मार के बोला, सर गाजी रिपोर्टिंग, मिशन अकॉम्प्लिश्ड।